नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक आईपीओ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपकमिंग आईपीओ है और नेक्स्ट वीक में आने वाला है। तकरीबन 21-22 के बाद आपको देखने को मिलेगा और ये जाना माना नाम है इंडस्ट्री में। वाइट ऑयल में ये कंपनी काम करती है दोस्तों। अगर इस कंपनी की बात करें तो, और इस कंपनी का नाम है गांधार ऑयल के नाम से ये बड़ी फेमस है। आप बात करेंगे गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया आईपीओ की, जो कि इसी वीक में आने वाला है। बेसिकली ये गांधार ऑयल टॉप 5 वाइट ऑयल कंपनीज में वर्ल्ड में अपना नाम रखती है। तो यानी 5 टॉप मोस्ट कंपनी में आती है। बेसिकली वाइट ऑयल को ये प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन इसका होता है। तो उसके बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में जानेंगे, हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है और कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं विस्तार से गांधार आईपीओ की, जो गांधार ऑयल आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट वीक में, उसके बारे में। तो रैंकिंग ये करता है अमंग टॉप 5 प्लेयर है ग्लोबली एंड विद 7.6% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। वी सप्लाई फॉर 350 प्लस स्पेशली ऑयल प्रोडक्ट। तो 350 से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्ट है इसके पास और ये ग्लोबली जो है 7.6% के लगभग जो है करता है। उसके बाद डाइवर्सिफाइड क्लाइंटिंग है और फ्रॉम मल्टीपल इंडस्ट्री है। इंश्योर टू है 28% मार्केट शेयर है इंडियन ऑयल का। तो इंडियन ऑयल इंडस्ट्री में जो इसका शेयर बनता है वो 28% के लगभग है। तो काफ़ी बड़ा इसका स्कोप है दोस्तों। वहीं बात करते हैं गांधार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड इज ए वेल नोन नेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलिस्ट ऑयल। तो ये स्पेशली जो ऑयल होते हैं स्पेशल ऑयल में, उसमें जाना माना नाम है गांधार का। और कंपनी, इनकी कंपनी जो है, कंपनी इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइट ऑयल। वाइट ऑयल में लीडिंग करती है कंपनी। उसके बाद बात करें तो फोकस एरिया इनका जो है कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है। तो कंज्यूमर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इनका जो है क्लाइंट बेस है। दे आर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस दैट कंपेयर्ड 3,529 कस्टमर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर बात करें 2022 की, तो इनके पास 3,529 कस्टमर का बेस है। तो काफ़ी बड़ा इनके पास बेस है दोस्तों। और बेसिकली कंज्यूमर और हेल्थ केयर में ही ये लोग काम करते हैं। तो यही दो इंडस्ट्री इनके पास। अगर हम बात करें तो ये लोग जो है ब्रॉड वैरायटी ऑफ स्पेशली ऑयल में डीलिंग करते हैं, जिसमें कि ये लुब्रिकेंट सच एंड वाइट ऑयल बनाते हैं, वैक्सेस है और आपका जेलीज बनाते हैं, ऑटोमोबाइल ऑयल बनाते हैं। ऑटोमोबाइल के लिए जो ऑयल्स होता है उसमें इनका काम होता है। इंडस्ट्रियल ऑयल में काम होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में काम होता है और आपका रबड़ इंडस्ट्री में भी इनका काम होता है। तो इस टाइप से इनका जो बिजनेस है वो इन सारी इंडस्ट्रियों से कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो है ये सारी इंडस्ट्री जो है इसमें इनका जो वाइट ऑयल है वो यूज़ होता है बेसिकली। तो अगर हम बात करें, और दूसरा इनका जो एक और ब्रांड है डेवोल करके, इन्होंने एक फ्लैगशिप ब्रांड अपना इसी के अंडर रखा है। तो अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें गांधार की, तो पीएचपीओ में मतलब पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल में बात करें तो मिनरल ऑयल्स और पेट्रोलियम जेली में इसका यूजेस होता है। स्पेशलिस्ट ऑयल में होता है, वैक्स में इसका ऑयल यूज़ होता है। इंडस्ट्री में इसका अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में इसका यूजेस होता है इस ऑयल का। बात करें पीओआई यानी प्रोसेस इंग्रेडिएंट ऑयल में, तो जहाँ रबड़ इंडस्ट्री है वहाँ रबड़ प्रोसेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो जो उसे ट्रांसफार्मर को कूलेंट करता है उसमें इसका यूज़ होता है इसके ऑयल का। उसके अलावा अगर हम थर्ड टाइम पे बात करें तो इसका जो ऑयल है लुब्रिकेंट में भी यूज़ होता है, जहाँ की इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल ऑयल्स कंपनीज में यूज़ करती है, जो कि इंडस्ट्री ऑयल्स में मशीन में यूज़ होता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों के लिए इसको ऑयल यूज़ होता है। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड स्कोप है इसका। अब बात करें जून 2022 तक की, तो कंपनी हैज़ क्रिएटेड 100 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोबल। जो है 100 कंट्री से ज़्यादा इनका बिजनेस फैल चुका है, यानी कि 100 कंट्री से ऊपर का बिजनेस है। द कंपनी सर्व मोर देन 3,500 क्लाइंट सर्च कर दिए, जिसमें आपके पास देखेंगे प्रॉक्टर गैम्बर है, मैरिको है, यूनिलीवर करके इनके क्लाइंट है। उसके अलावा डावर है इनका क्लाइंट। उसके बाद आप देखेंगे तो पतंजलि आयुर्वेदा इनके साथ है, बजाज कंज्यूमर केयर इनके साथ है, इमामी इनके साथ है, अमृतांजन हेल्थ केयर इनके साथ है। तो इस टाइप से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इनके क्लाइंट बेस में आती हैं दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी, जो कि इनके क्लाइंट बेस में आती है। तो इससे पता चलता है कि इनका क्लाइंट बेस कितना स्ट्रांग है। तो बेसिकली ये इस सेगमेंट में काम करती है जहां वाइट ऑयल इन सब प्रोडक्ट में यूज़ होता है। तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कस्टमर बेस है इनके पास दोस्तों। अब हम बात करते हैं आईपीओ के साइज़ की। तो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज़ है वो 500 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ है। और जहां अगर हम फ्रेश इशू की बात करते हैं तो वो 357 करोड़ का फ्रेश इशू है और 120 करोड़ के लगभग का ऑफर फॉर सेल है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप देखें तो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन काफ़ी कम है और फ्रेश इशू का ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के पर्पज से काम कर रही है और प्रमोटर को भी अपनी कंपनी पर विश्वास है, तो ज़्यादा शेयर्स डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। तो 367 करोड़ के लगभग फ्रेश इशू है, 120 करोड़ के लगभग ऑफर फॉर सेल है, टोटल 500 करोड़ का ये आईपीओ
साइज आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल की बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है और क्या बता रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट है, लॉस है। हमारे पास जो फाइनेंशियल अवेलेबल है दोस्तों वो लास्ट 2 ईयर के मतलब 21 और 22 के हैं, 23 के अभी अवेलेबल नहीं है साइट पे इनकी, तो वो हम शेयर नहीं कर पा रहे, पर 21 और 22 के हिसाब से हम देखेंगे तो जिसका परफॉर्मेंस आ रहा है वो बात करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज जो कंपनी ने किया है वो 35% किया है। यानी कि अगर बात करें रेवेन्यू की तो 35% पे पॉजिटिव पे ये कंपनी चल रही है। वहीं पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी कितना बचा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रॉफिट कितना बच रहा है सारे खर्चे निकाल के, तो लगभग 14% है और ये लास्ट 2 ईयर का है। यानी कि हम बात करें तो 21 और 22 की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कंपनी का जो है ये बता रहा है, अभी 23 का हमारे पास कुछ है नहीं, तो 21 और 22 की अगर हम 2 साल की बात करें तो रेवेन्यू 35% की ग्रोथ पे है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी 14% की ग्रोथ दिखा रही है। तो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, मतलब बहुत बेकार भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, और लास्ट ईयर के का हमें पता नहीं है तो इसलिए हमें मालूम नहीं है कि कंपनी का अभी क्या करंट में सिचुएशन है, पर लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे हम एनालाइज कर लेते हैं। तो 21-22 अगर हम मार्च 2 फाइनेंशियल क्लोज करके इसके देखते हैं तो सबसे पहले हम एसेट की बात करें तो एसेट कंपनी का काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, 1097 करोड़ का लगभग का इसका एसेट था 2021 में, जो कि बढ़ के आप देखेंगे तो 1317 करोड़ के लगभग बढ़ गया। तो यानी कि करीबन 300 करोड़ का इंक्रीमेंट दिया है कंपनी ने एसेट में। रेवेन्यू की बात करें तो 2516 करोड़ से 3397 करोड़ पे पहुंचा। वहीं बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 160 करोड़ से 184, नेटवर्थ भी 357 करोड़ से 560, रिजर्व सरप्लस की बात करें 352 से 520, और वहीं बोरिंग की बात करें तो 176 करोड़ से 158 करोड़। यानी कि ऑल 6 पैरामीटर जो है वो एक्सेलेंट कैटेगरी शो कर रहे हैं। इन लास्ट 2 सालों को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं दोस्तों, वो 6 आउट ऑफ 6 के मैचिंग पे जा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर लास्ट ईयर का हमें पता नहीं है तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते बहुत अच्छा है, पर लेकिन हाँ ये है कि ये फाइनेंशियल तो एक्सीलेंट है जो कंपनी यहाँ शो कर रही है। और अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में मिले। अगर हम बात करते हैं एसिड की तो एसिड भी आप देख रहे होंगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, दोनों ईयर में कंपेरिजन करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, नेटवर्थ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, इवन रिजर्व और सरप्लस जो कंपनी ने अपने पास रखे हैं वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहे हैं, और बोरिंग भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। यानी कि जब बोरिंग डिक्रीजिंग होता है तो कंपनी वहाँ अच्छी मानी जाती है, इन्वेस्टर को बिलीव होता है कि कंपनी अपने बोरिंग्स पार्ट को कम कर रही है। और दूसरा कंपनी का रिजर्व सरप्लस देखिए तो वो बोरिंग से कम 3 से 4 गुना उसके पास है, यानी कि मान सकते हैं कि पूरी डेब्ट फ्री कंपनी है। तो जहाँ कंपनी अपना बोरिंग पे फोकस करके रिड्यूस कर रही है और बाकी चीज़ों को बैलेंस बना के रखी हुई है, इसका मतलब कि कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहे हैं, और कंपनी को, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी पे बिलीव होगा कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करके देगी। अब अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छा स्कोप दिया है कंपनी ने, और जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट 2 ईयर में तो कंपनी काफ़ी अच्छा 21-22 में, बस 23 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और अभी 23 के इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये हमारे पास नंबर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टर को कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कैसा नंबर्स हो गए कंपनी के, अप डाउन में रहे या डाउन ट्रेंड में रहे या सेम इसी एक्सेलेंट कैटेगरी में रहे। लेकिन जो फाइनेंशियल अभी दिखा रहे हैं, जो फाइनेंशियल शो हो रहे हैं वो डेफिनेटली एक्सेलेंट कैटेगरी के हैं। तो यहाँ हमें कुछ भी डाउट नहीं है कि कंपनी जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो है एक्सीलेंट कैटेगरी में एसेट है, आपका रेवेन्यू आपका एक्सीलेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक्सीलेंट है, नेटवर्थ भी एक्सीलेंट है, रिजर्व सरप्लस भी एक्सीलेंट है, और बोरिंग भी इसका एक्सीलेंट है क्योंकि वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी जो है कैश रिच है, क्योंकि कंपनी में 520 करोड़ का रिजर्व अभी पड़ा हुआ है, जबकि उसके एवरेज में अगर हम बोरिंग की बात करें तो सिर्फ 158 करोड़ है। तो यानी कि अगर जहाँ कंपनी के पास बोरिंग से कम 4 से 5 गुना रिजर्व कैश पड़ा है तो उसका मतलब वो कभी भी बोरिंग को फिनिश कर सकती है। तो यानी कि कंपनी जो है वो कैश रिच श्रेणी में आती है, ऐसी कंपनी को हम कैश रिच कहते हैं, और डेप्थ फ्री भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। डेप्थ तो वो देखने के लिए लिया पर है नहीं ज़्यादा। अब कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं दोस्तों होल्डिंग पैटर्न में, वो मिस्टर रमेश बाबूलाल प्रकाश करके हैं, पारिक करके, और मिस्टर समीर रमेश पारिक एंड मिस्टर अश्लेष रमेश पारिक। तो ये पारिक फैमिली है पूरी, और ये तीन जो इसके मेन प्रमोटर हैं उनके पास ही होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग जो प्री इशुएंस है वो 87.50 है, और उसके पोस्ट इशुएंस के बाद कितनी रहेगी ये भी डिस्क्लोज नहीं किया है। पर हम अगर देख रहे हैं तो 100% में से 87.50, इसका मतलब 12.50% ऑलरेडी जो है इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है पहले, या फिर किसी एंकर इन्वेस्टर को या किसी और ने भी इन्वेस्ट किया होगा इसमें, जिसका 12.50% का हिस्सेदारी यहाँ दिख रही है। बाकी 87% के लगभग इनके पास है। अब रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो QI भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है, 50% का कोटा रखा गया है, काफ़ी अच्छा। रिटेल के लिए भी पीछे नहीं है, रिटेल के लिए भी 35% का काफ़ी अच्छा है।
तो रिटेल के लिए भी 35% कम नहीं होता दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रखा गया है स्कोप। और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। तो कुल मिला के सबके लिए ठीक है। और रिटेल कैटेगरी में जो है चांसेस भी बनेंगे, क्योंकि 500 करोड़ का आईपीओ तो काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया। अब इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है वो। तो गांधार की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, वो 21 तारीख को ये ओपन होने जा रहा है। ट्यूसडे को आपको ओपन होने को मिलेगा 21 नवंबर को, और 23 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 3 दिन आपके पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मेन आईपीओ है मेन लाइन का। अगर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 29 नवंबर है, पर मुझे लगता है कि उससे पहले ही आ जाएगा, क्योंकि अभी जो चेंज हो गई है गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग 3-5 डेज में आ जाता है। उसका इनिशिएटिव ऑफ रिफंड की बात करें तो वो भी 30 नवंबर है। मुझे लगता है ये भी डेट जो है चेंज हो जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट है 1 दिसंबर है, ये भी चेंज हो जाएगी दोस्तों डेट। और लिस्टिंग का जो है वो है 4 दिसंबर। तो मुझे लगता है कि ये नवंबर में ही लिस्ट हो जाएगा इसी मंथ में। और कट ऑफ टाइम है 23 नवंबर शाम 5 बजे से पहले पहले, ये चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है 25 तारीख से पहले पहले, सॉरी 23 तारीख से पहले। अब जीएमपी मार्केट की बात करें तो जीएमपी में भी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। जैसे ही जीएमपी मार्केट में अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अभी तक तो सच ऐसी कोई डिमांड जीएमपी में दिख नहीं रही है। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।